Hello everyone. Today's topic is basic of the skin, burn wounds, dry burn and scald, burns with fire, heat, steam and electric burns. तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और सुपरफिशियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का. ये किससे बना होता है? वाटर से, प्रोटीन से, लिपिड से, मिनरल से और कुछ केमिकल्स से. बार बार इसका रीजनरेशन होता है, यानी कि ये अपने आप को रीजनरेट करता रहता है हर एक 27 डेज के अंदर. हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसका क्रूशियल रोल है. स्किन की कई लेयर्स होती हैं. ये जो स्ट्रक्चर है ये स्किन का स्ट्रक्चर है और इसकी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. दिस इज द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. तो इस तरह का कुछ सिस्टम होता है स्किन का. आउटर लेयर जो होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ये 5 लेयर से बना होता है जिसका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम. इन लेयर्स से मिलके बनता है एपिडर्मिस. मिडिल लेयर होती है डर्मिस. डर्मिस के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन भी होता है जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है. देन द थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के अंदर फैटी टिश्यू होता है, फैटी सेल्स होते हैं, कोलेजन्स होता है. ये हमारी बॉडी के वार्मथ को मेंटेन करने के लिए, हीट को मेंटेन करने में काम आती है. सो दिस इज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. स्किन का फंक्शन क्या होता है? स्किन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. कुछ फंक्शंस को अब हम स्टडी करेंगे, जैसे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. हमारी स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हीट से, यूवी रेडिएशन से, डिहाइड्रेशन से, किसी फिजिकल ट्रॉमा से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. सेंसेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि जो हम टच करते हैं, फील करते हैं, किसी तरह का प्रेशर होता है, ठंड है, पेन है, उसको फील कराने का काम भी हमें स्किन करती है. टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यानी कि सर्दियों में हमारी बॉडी को हीटअप रखना या गर्मियों में हमारी बॉडी को ठंडा रखने का काम हमारी स्किन करती है. इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि लैंगरहैंस सेल्स है, फैगोसाइटिस सेल्स हैं, एपिडर्मल डेंड्रिक सेल्स हैं. ये सब किस काम आती हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के काम आती हैं. तो हमारी जो स्किन है वो हमें कई सारे माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, इसलिए ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. तो स्किन के वेरियस फंक्शंस में से है प्रोटेक्शन, हीट का रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर का मेंटेनेंस, कुछ सिक्रीशन, हमारी स्किन कुछ चीज़ों को सिक्रीट करने का भी काम करती है, एक्सक्रीशन करती है. हाँ, स्वेट के थ्रू हम कई चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं. सेंसेशन प्रोवाइड करने का काम, यानी कि टच, पेन, ये सब फील कराना. एब्जॉर्प्शन, कई चीज़ें जो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होती है हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं और वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं. ग्रोथ और मूवमेंट के काम आता है. जितना हमारा इलास्टिक फाइबर है स्किन का वो मूवमेंट के लिए काम आता है. जो भी हम मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, वो उसी इलास्टिन की वजह से कर पाते हैं. एक्सक्रीशन करता है, तो स्वेट के थ्रू हम वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया या यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं. कई सारे विटामिन का सिंथेसिस करती है, जैसे कि विटामिन डी का सिंथेसिस. नेक्स्ट इज बर्न वुंड. बर्न वुंड क्या होता है? बर्न यानी कि जलना. किसी हॉट सरफेस से या हॉट चीज से जब हमारी स्किन बर्न हो जाती है तो उससे जो घाव बन जाता है उसे हम बर्न वुंड कहते हैं. तो कई सारी चीज़ों से, जैसे कि केमिकल्स है, कोई हीट सोर्स है, आग है, गर्म पानी है, गर्म लिक्विड है, मिल्क है, ऑयल है, केमिकल है, रेडिएशन है, इरिटेशन है, इस सब से हमें बर्न वुंड हो सकते हैं. इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है: फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री. तो डिपेंड करता है कि स्किन में कितना डैमेज हुआ है, स्किन की कितनी लेयर्स डैमेज हुई है, उसी हिसाब से हमने उसकी डिग्री को डिवाइड किया है. जैसे कि ये है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न. फर्स्ट डिग्री बर्न में जो अपर स्किन होती है वो जल जाती है. जितनी हमारी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस यहाँ पे बर्न हो जाती है और इस तरह के बर्न को हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंड डिग्री बर्न.
तो फर्स्ट डिग्री बर्न में ये सुपरफिशियली रेड हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेलन हो जाएगी, यहाँ पे पेन होगा और स्किन की सिर्फ ऊपर की जो लेयर होती है वो इसमें डैमेज होती है। देन उसके बाद सेकेंड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न में हमारी जो अंदर की लेयर होती है, सेकेंड लेयर, वो भी डैमेज हो जाती है। थर्ड डिग्री बर्न में स्किन का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो हाइपोडर्मिस होती है वो भी डैमेज हो जाती है। तो सेकेंड डिग्री बर्न में आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लिस्टरिंग हो सकती है, सूज जाती है जगह, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सेल डैमेज हो जाता है, जो बर्न एरिया है वो या तो काला दिखने लगता है या सफ़ेद दिखने लगता है। उसमें तो पेन नहीं होता, लेकिन आसपास जितना फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री बर्न हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और इसमें काफ़ी पार्ट डैमेज हो जाता है। So this is the first degree, second degree, third degree and fourth degree burn. फर्स्ट डिग्री में आप देख सकते हैं स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, वो डैमेज हो जाती है। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर डर्मिस, थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस और आपकी हाइपोडर्मिस डैमेज हो जाती है। फोर्थ डिग्री के अंदर मसल और बोन तक बर्न पहुंच जाता है और ये सबसे ज़्यादा सीवियर टाइप ऑफ बर्न होता है। तो अगर हम बर्न को डिवाइड करें ओरिजिन के हिसाब से तो कितनी तरह का बर्न होता है। एक होता है ड्राई बर्न होता है जैसे कि सिगरेट से, हॉट सिगरेट से, डोमेस्टिक अप्लायंस से अगर आप जल जाते हैं या फ्रिक्शन से आपको बर्न हो जाता है, फ्लेम से, गैस पे काम करने से, आग से, किसी गर्म चीज़ को पकड़ने से अगर बर्न हो जाता है तो हम उसे ड्राई बर्न कहते हैं। स्कैल्ड होता है जब कोई गर्म लिक्विड जैसे कि मिल्क है या ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म होने पर हमारी स्किन जल जाती है तो उसे हम स्कैल्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न्स का मतलब होता है जब बिजली से हम जल जाते हैं, ये लो वोल्टेज हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, होम अप्लायंसेस से हो सकता है, ट्रांसफार्मर से हो सकता है या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक से हो सकता है। केमिकल बर्न जब हम किसी कोरोसिव सब्सटेंस से जल जाते हैं, किसी केमिकल से बर्न हो जाता है या केमिकल के फ्यूम्स से हम जल जाते हैं तो इस तरह का बर्न हो जाता है। घर में रखे कुछ केमिकल से भी हम बर्न हो सकते हैं जैसे कॉस्टिक सोडा है, वीड किलर्स है, ब्लीच है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इस तरह के बर्न को हम केमिकल बर्न्स कहते हैं। रेडिएशन बर्न, अगर रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोजर होने पे बर्न हो जाता है जैसे कि एक्सरे टेक्निक में बहुत ज़्यादा रेडिएशन का यूज़ किया जाता है तो अगर बर्न हो जाता है तो उसे हम रेडिएशन बर्न कहते हैं। कभी कभी ठंड से भी बर्न हो जाता है तो इट्स एन एक्सेप्शन जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट या फिर हम इसको कोल्ड बर्न कहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ से, ठंडे इन्वायरमेंट में रहने से, कोल्ड विंड से, फ्रीजिंग मटेरियल के टच में आने से जब आपको बर्न हो जाता है और जो डैमेज होता है उसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो इसमें आपका लिक्विड नाइट्रोजन जैसे कि फ्रीजिंग वेपर से भी बर्न हो सकता है। तो इसके बाद है सनबर्न यानी कि सनलाइट से बहुत रिपीटेटेड एक्सपोजर हो रहा है, बार बार आप सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं या फिर यूवी लाइट के कांटेक्ट में आप हैं तो फिर आपको सनबर्न हो सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रहने की वजह से आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। कई टाइप्स के बर्न्स होते हैं और उसमें हमें कई तरह के मेजर्स लेने चाहिए जैसे कि थर्मल बर्न हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। कूलिंग का यूज करना चाहिए, वाटर का यूज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर का नहीं और गर्म पानी का नहीं, एकदम ठंडे पानी का, कूल वाटर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बैंडेजेस को यूज़ कर सकते हैं, एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है और हमें जल्द से जल्द किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में उस पर्सन को ले जाना चाहिए। डेंजर क्या आता है बर्न से, तो डेंजर से हमें बहुत सारे हार्म पहुंच सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन होना। जब बर्न हो जाता है तो बर्न होने के बाद वो जगह जो होती है वो ओपन हो जाती है किसी इन्फेक्शन के लिए। हमारी स्किन इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। जब स्किन डैमेज हो जाती है तो जितने माइक्रोब्स हैं वो आसानी से हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है।
लो ब्लड वॉल्यूम हो सकता है बर्न होने की वजह से बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की वॉल्यूम जो है वो कम हो सकती है। लो बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, जब भी हम जल जाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी ठंडी पड़ने लगती है, क्योंकि स्किन जो हमारा हीट को प्रोटेक्ट रखती है, वहाँ से स्किन डैमेज हो जाने के बाद वहाँ से हीट जो हमारी बॉडी की होती है वो एलिमिनेट होने लगती है और हम हाइपोथर्मिया की तरफ जाने लगते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होता है। बर्न से जो पेन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ पेन होता है। डिसेबिलिटी हो सकती है, अगर आपको कोई सीवियर बर्न हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है आपका मूवमेंट हैम्पर हो, आप चल फिर ना पाएँ, कोई काम ना कर पाए, तो किसी तरह की डिसेबिलिटी भी आपको हो सकती है। तो ड्राई बर्न्स होते हैं, स्कैल्ड होते हैं, बर्न्स फ्रॉम द फ्लेम्स, हॉट सर्फेसेस या स्टीम, जिसको हम स्कैल्ड कहते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करा कि ड्राई बर्न्स क्या होते हैं या फिर स्कैल्ड क्या होते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप एज ए फर्स्ट एडर किस तरह से फर्स्ट एड देंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंक्वायर करना पड़ेगा कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, किस डिग्री का बर्न है, बर्न फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है या थर्ड डिग्री का है, किस चीज़ की वजह से बर्न हुआ है, क्या कोई इन्हेलेशन की वजह से हुआ है, स्मोक की वजह से हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फेस के आसपास आपको सूत वगैरह दिखाई देगी, स्मोक वगैरह दिखाई देगी और आपको फेस पे ये सब दिखने लगेगा। देन उसके बाद आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। सिचुएशन आपके लिए और आपके विक्टिम के लिए, दोनों के लिए सेफ होनी चाहिए। देन आप किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे, आप शाउट कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो विक्टिम है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, आप उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भी आपके साथ हैं आप उनको कह सकते हैं कि वो कोई हेल्प लेके आए, और जब तक वो ना आ जाए तब तक आप वहाँ से ना जाएं। और आप उनको ये भी कहेंगे कि वो आपको इन्फॉर्म करें कि कोई हेल्प मिली या नहीं मिली। फिर आप उसके बाद रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू करने के लिए अगर फायर का केस होता है तो फायर ब्रिगेड इसको रेस्क्यू करती है। फर्स्ट एडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो रेस्क्यू करे, लेकिन फिर भी अगर वो रेस्क्यू करता है तो उसके लिए क्या मेजर्स होते हैं। अगर वो ऐसी कंडीशन में है कि वो रेस्क्यू कर सकता है, उसके पास ट्रेनिंग है या वो ऑलरेडी उस प्रेमाइसेस में है, तो वो वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकता है। तो वो सबसे पहले तो हेल्प करने के लिए बुलाएगा और उसके बाद उस एरिया को एंटर करेगा। अपने हाथ पर, अपने मुंह पर एक हैंकी रख सकता है जो कि वेट हो, गीला करके आप हैंकी को रख सकते हैं और उसे अपने फेस के अराउंड इस तरह से रख सकते हैं। बिलो द लेवल होने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे और क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने पर आप, लेकिन अगर आपका सिर्फ हैंकी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है जब आप किसी रूम के अंदर जाएं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, इसलिए आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। डोर्स और विंडोज़ को आप ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है उससे जो एयर एंटर करे उसकी वजह से फायर और ज़्यादा तेज़ हो जाए। अगर वहाँ पे आप किसी पर्सन को देखते हैं जिसने फायर कैच कर ली है तो आप उसे फर्स्ट एड देंगे। आप कोशिश करेंगे कि अगर उसके कपड़ों में फायर लगी हुई है तो वो भागे नहीं, इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट ना करे, इससे उसकी जो फायर है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगी। देन उसके बाद आप उस पर वाटर डाल सकते हैं, पानी डाल के उसकी आग को बुझाने की कोशिश कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज आप एक ब्लैंकेट को यूज़ करके उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई रग ले सकते हैं, कोई हैवी ब्लैंकेट ले सकते हैं, कोट ले सकते हैं और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और जो फायर है उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। पर्सन को रोल कर सकते हैं, उसे ग्राउंड पर लेटा देना चाहिए और रोल करना चाहिए, इससे जो फायर है वो बुझ जाती है। कूलिंग का यूज़ कर सकते हैं। कूलिंग की वजह से जितना बर्न हुआ है वो हमारी स्किन में, बॉडी में ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाता है, तो 10 से 15 मिनट तक आप उस पर पानी रन कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए और गर्म पानी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बर्न विक्टिम जो होते हैं वो बहुत जल्दी हाइपोथर्मिक हो जाते हैं। फिर आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, किसी ब्लैंकेट से उसको कवर कर सकते हैं। हाइजीन को मेंटेन रखना है, हाथों को धोना है, विक्टिम के बर्न के कांटेक्ट में नहीं आना है क्योंकि उससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ग्लव्स का यूज़ करना है, अगर ग्लव्स नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। बर्न को कवर करना है किसी क्लीन क्लॉथ से, और अगर वहाँ पर छाले पड़ गए हैं, ब्लिस्टर हो गए हैं, तो उसे किसी भी तरह से प्रिक नहीं करना है। तो इस तरह से हमें बैंडेजिंग से
कवर करना होता है उसे। रिमूव करनी है ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी का पार्ट बर्न से अटैच हो चुका है तो ज्वेलरी को रिमूव नहीं करना है, लेकिन अगर बर्न का पार्ट ज्वेलरी से अटैच नहीं है तो हम ज्वेलरी, बेल्ट्स, बैग्स इन सबको रिमूव कर सकते हैं, बस उसके साथ उसकी स्किन नहीं अटैच होनी चाहिए। कैजुअलिटी को हमें वार्म रखना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। बर्न, जितने भी बर्न हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उनको एलिवेटेड पोजीशन में रखना चाहिए। कैजुअलिटी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसके फेस वगैरह पे बर्न है तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटी में उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम उसके पैरों के नीचे कुछ सपोर्ट देके पैरों को ऊपर कर सकते हैं और इस तरह से ब्लैंकेट के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माइनर बर्न्स अगर होते हैं, अगर छोटे मोटे कट्स हैं या फिर वुंड हैं, बर्न्स के वुंड हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए टेक्निक लगभग सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी कम लेवल की है। तो हमें पहले देखना होगा कि किस डिग्री का बर्न है, फिर उसके बाद हमें हाइजीन को मेंटेन रखना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, तो हमें कूलिंग करनी है। कूलिंग जो हमने अभी आपको बताई उसी तरह से कूलिंग करनी है। फिर उसके बाद ड्रेसिंग करनी है, किसी साफ गॉज से, मटेरियल से, बैंडेज से उसको हमें बैंडेज करना है। किसी भी तरह का वैसलीन, क्रीम और कोई दवाइयाँ जो कि बर्न के लिए नहीं है उन्हें अप्लाई नहीं करना है। उस पर कॉटन वुल का यूज़ नहीं करना है। पेस्ट, क्रीम, जेलीज ये सब चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं करनी है। जो भी बर्न विक्टिम है वो रेगुलर फ्लूइड्स लेता रहे ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, और उसे मेडिकल फैसिलिटी में हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हमें बर्न को कूल डाउन करना चाहिए। एलोवेरा जूस लगाना चाहिए। आपके घर में एलोवेरा जेल होता है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बैंडेज कर सकते हैं। पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर्स ले सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? उस पर ऑयल नहीं लगाना चाहिए, एग्स नहीं लगाने चाहिए। जो भी अगर ब्लिस्टर हो गए, इस तरह के छाले हो गए हैं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। आइस को नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे फर्दर बर्न जो है वो डैमेज हो सकता है। तो फर्स्ट एड में सबसे पहले कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के लिए हम कम से कम कूल वाटर जो है, नॉट कोल्ड वाटर, कूल वाटर को हम 20 मिनट के लिए यूज़ करते हैं और इस तरह से उसको पोर करते रहते हैं। इससे जो इंटरनल बर्निंग हो रही है वो प्रोसेस रुक जाता है। देन उसके बाद कोई नॉन स्टिक स्टेराइल ड्रेसिंग लगा सकते हैं या फिर कोई साफ कपड़ा है उसे अप्लाई कर सकते हैं। एडेसिव बैंडेजेस को नहीं यूज़ करना है। क्रीम्स, बटर, ऑइंटमेंट ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं करनी है। अगर 3rd डिग्री बर्न है तो हमें इमरजेंसी हेल्थ केयर को जल्दी से कॉल करना है। बर्न लोकेशन, अब कहाँ पे बर्न हुआ है इस पर डिपेंड करेगा फर्स्ट एड कैसा है। अगर बर्न चेहरे पर हुआ है या स्मोक से हुआ है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसे बर्न हुआ है या स्कैल्ड हुआ है। उसको कंफर्टेबल पोजीशन में आप बिठाएंगे, उसके कपड़ों को लूज करेंगे ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हम उसको CPR देंगे और हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुंचाएंगे। अगर आई पे बर्न हुआ है तो आई बहुत सेंसिटिव होती है, हमारे विजन को हैम्पर कर सकती है, तो उसके लिए हमें आई को क्लीन करना होता है। जितना भी आंखों के पास डैमेज हुआ है, जैसे कि वहाँ पर वुंड हो गया है, रेडनेस है, बर्निंग है, इचिंग है, तो उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस तरह से हम वाटर से उसे क्लियर कर सकते हैं और नोज़ के अराउंड से हम इस पानी को निकालेंगे। दूसरी आँख के अंदर जो भी हमारा केमिकल है वो नहीं जाना चाहिए और इस तरह से उसको हम क्लियर करेंगे। हेल्प के लिए शाउट कर सकते हैं, किसी पर्सन को बुला सकते हैं। रिंस करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम उसे रिंस कर सकते हैं। हम इसके लिए बॉइल्ड वाटर जो कि ठंडा करके रखा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। जो भी लिक्विड है वो दूसरी आंख में नहीं जाना चाहिए। अगर उस पर्सन ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं तो हमें उससे रिमूव करने के लिए कहना चाहिए। किसी भी तरह की मेडिकेशन हमें आइज़ के अंदर नहीं डालनी है, उसका केयर रखना है और हेल्थ केयर फैसिलिटी तक उसे पहुँचाना है। इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं,
या इलेक्ट्रोक्यूशन है बाय इलेक्ट्रिसिटी या लाइटनिंग से। तो इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो लाइटनिंग होता है, या फिर लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज लाइटनिंग होती है, घर के अंदर अप्लायंसेस हैं या ट्रांसफार्मर है, तो फिर हमें एक तरह का बर्न हो जाता है। तो जब तक वो पावर स्विच ऑफ ना हो तो हमें विक्टिम को टच नहीं करना चाहिए। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमसे कांटेक्ट होती है वहाँ से वो ट्रैवल करते हुए और जो ग्राउंड पर टच करता है, जो बॉडी का पार्ट, वहाँ तक वो उसके अंदर ट्रैवल करती है। बाहर से आपको बर्न जहाँ से वो एंटर हुई है और जहाँ से पास हुई है वहाँ पर आपको बर्न वुंड दिखेगा, लेकिन इनसाइड द बॉडी भी वो बहुत कुछ हार्म कर देती है। तो आपको क्या देखना है, साइंस एंड सिम्टम्स देखने हैं, किस तरह का बर्न हुआ है, किस अप्लायंस से हुआ है, जिस चीज़ से हुआ है वो उसके कितने कांटेक्ट में है, उसके पास तो नहीं है, अभी भी उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। तो कैजुअलिटी हो सकता है आपकी अनकॉन्शियस हो या फिर ब्रीदिंग ना कर रही हो, या हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट आया हो, बर्न वुंड हो, या फिर मसल स्पाज्म उसको हो सकता है। तो ये सब आपको इंक्वायर करना है, ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको मॉनिटर करने हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले अपने और अपने विक्टिम की सेफ्टी देखनी है। तो किसी भी चीज़ को आपको टच नहीं करना है, कैजुअलिटी को टच नहीं करना है, जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स है उसको हमें ऑफ करना है। अगर हाई वोल्टेज है तो हमें उसे टच नहीं करना है। हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में अगर आप आएंगे तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो कम से कम 18 मीटर तक जंप करके डैमेज कर सकता है हाई वोल्टेज करंट। तो जब तक वो हाई वोल्टेज करंट ऑफ नहीं है तब तक आप उसे टच नहीं करेंगे। अगर घर में किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को वहां से रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सोर्स को आप ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी नॉन कंडक्टिव मटेरियल से, जैसे कि कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या वुड का यूज करते हुए उस पर्सन को उससे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर लाइटनिंग है, स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग है, तो आपको देखना है आप सेफ रहें, आपका विक्टिम सेफ रहे। तो जब तक लाइटनिंग ना बंद हो तब तक आप वहां पर ना जाएं, और जैसे ही वो क्लोज हो जाए तब आप अपने विक्टिम की हेल्प कर सकते हैं। किसी पर्सन को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, शाउट कर सकते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए कैजुअलिटी को आपको ज़्यादा मूव नहीं करना है जब तक कि डेंजर ख़त्म ना हो जाए। बर्न को कूल डाउन करना है, उसके लिए वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्लीन वाटर यूज़ करना है। अगर डेंजर है फर्दर इलेक्ट्रिसिटी का तो फिर आपको उसे स्विच ऑफ करना है। वाटर को पोर करना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है। प्रोटेक्ट कर सकते हैं विक्टिम को, उसको रैप कर सकते हैं किसी शीट पर ताकि वो ठंडा ना पड़ जाए, तो ब्लैंकेट से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हैंड्स को वॉश रखना है, हाइजीन को मेंटेन रखना है, ग्लव्स पहन सकते हैं, सैनिटाइजर, सोप या वाटर का यूज करके हाइजीन को मेंटेन करना है। वुंड को कवर करना है किसी क्लीन क्लॉथ से, बिस्टर को पॉप अप नहीं करना है। कोई भी क्लॉथिंग, ज्वेलरी अगर आप उसको हटा सकते हैं, बर्न उससे अटैच नहीं है, स्किन अटैच नहीं है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। शूज, बेल्ट, बूट्स, इन सब को भी आप हटा सकते हैं, अदरवाइज आपका लिम्ब जो है वो स्वेल कर सकता है। कैजुअलिटी को आपको वार्म रखना है, लेग्स को एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, कैजुअलिटी को अकेले नहीं छोड़ना है, और जितना जल्दी हो सके किसी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके उसको वहां ट्रांसपोर्ट करना है। अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस है तो आपको क्या करना है, आप उसे रिकवरी पोजीशन में पुट करेंगे, देखेंगे ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो हम उसे रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। अगर वो अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग भी नहीं हो रही है तो हम उसे CPR देते हैं। CPR देने पर हम तब तक CPR देते हैं जब तक कि वो पर्सन अवेक ना हो जाए, उसकी जो आईज हैं वो ओपन ना हो जाए और वो ब्रीथ करने लगे, या जब तक कोई ट्रेंड CPR पर्सन ना आ जाए तब तक, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाएं CPR देते देते, या वो सीन जो है वो अनसेफ हो जाए CPR देने के, तब तक आप उसको CPR देते रहते हैं। किसी मेडिकल फैसिलिटी में आपको कब प्रोवाइड करना होता है,
कब किसी हॉस्पिटल में उसको ले जाना होता है। तो अगर वो 5 साल से कम है या 65 ईयर से ज़्यादा है तो हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर बर्न ऐसे पार्ट पर हुआ है जो कि फेस, आईज, ईयर्स, हैंड, फीट, सेक्सुअल ऑर्गन है, या फिर जो बर्न है वो इंटायर लिम्ब को कवर अप कर रखा है, तो हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर एक हाथ से ज़्यादा बड़ा बर्न का साइज है तो हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। बर्न एरिया ब्लैक दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, पेपरी है, हार्ड है या ड्राई है तो हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर उस पर्सन को सेंस नहीं आ रहा है, वो आसपास के इन्वायरमेंट को फील नहीं कर पा रहा है, या फिर वो बर्न केमिकल से हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है, फ्लेम्स बहुत ज़्यादा अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई है, ज्वेलरी, क्लोथिंग वगैरह बर्न से चिपक गई है, कोई सीरियस ट्रॉमा हो गया है उस विक्टिम को, मेडिकल कंडीशन उसकी सफ़र कर रही है, अगर वो ज़्यादा वर्स हो रही है उसकी कंडीशन, तो उस केस में हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। जितने मेजर्स हमने लिए हैं बर्न के, उसमें कुछ कंडीशंस कॉमन है जिसको हमने बार बार रिपीट नहीं करा है, तो आप एक से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा जो हमने डिस्कस करा वो था रिलेटेड बर्न और बर्न में देने वाला फर्स्ट एड। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।